Welcome, guys. Welcome to this new session on polity through the real text of the Constitution. ये हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि प्रीलिम्स 2024 आने से पहले हम एंटायर पॉलिटी को रिवाइज एज वेल एज ठीक है रीड कर सकें थ्रू द रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में लिखा क्यों गया है और क्या चीजें लिखी गई है। नाउ व्हाई दिस इनिशिएटिव? अगर आप एक वेटरन यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको ये बात पता होगी कि यूपीएससी इवन पॉलिटी के उन 15 या 16 क्वेश्चन में से दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है। एक वो टाइप के जिसे आप मार्केट में अवेलेबल बुक से अराउंड 10 कर क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वो डायरेक्ट और स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस देकर के आपसे पूछ रहा होता है। फॉर एग्जांपल कभी उसने पूछ लिया कि यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स के ये जो चीजें हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ-कहाँ मिलेंगे? प्रिएम्बल में मिलेंगे, फंडामेंटल राइट में मिलेंगे, कहाँ और क्या चीज मिलेगी? मान लो उसने पूछ लिया कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में क्या-क्या चीज़ें रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर वो पूछ ले कि राइट, कई चीज़ें हो सकती है कि क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, क्या चीज़ नहीं डिफाइंड है। ये सब चीज़ें अगर हमें क्लैरिटी से ठीक है, और इसकी क्लैरिटी को अगर हमें अपने दिमाग में बनाना है तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में लिखा क्या-क्या है, जो कि उन किताबों से थोड़ा अलग हो सकती है जिन्हें हम ट्रेडिशनली स्टडी करते हैं पॉलिटी के लिए। तो उसी का ये एक इनिशिएटिव है, आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत चीज़ें इसकी कवर कर ली हुई है, 5-6 आई थिंक वीडियोज़ इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये अगला अपना 7वाँ वीडियो है, राइट? और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको रेफ़र करूँगा, रिकमेंड करूँगा, वो प्रिएम्बल वाला जो आई थिंक प्रिएम्बल के हमने 2 लेक्चर लिए थे, ठीक है? 2 वीडियो हुई है उसमें। तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार उन 2 वीडियोज़ को ज़रूर जा कर के देखिए। वो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 3 से 4 आपसे पूछे जाएँगे, वहीं एक लेक्चर से आपके वो बन जाएँगे। दिस इज़ माय प्रॉमिस, राइट? अराउंड 2 घंटे आपके लगेंगे, एक बार उनको जा कर के देख लीजिए। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। ऑलरेडी हमने आर्टिकल 19 तक फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से कवर कर लिया है। हमने ये देख लिया है कि आर्टिकल 19 जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सिटिज़न्स के लिए अवेलेबल है, पर्सन्स के लिए अवेलेबल नहीं है। अब फॉर पर्सन और सिटिज़न के बीच डिफरेंस क्या है ना? ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक आपके राइट टू फ्रीडम की बात हो रही है। फ्रीडम किसी भी इंडिविजुअल को अलग-अलग तरीके की मिल सकती है। एक फ्रीडम आपकी वो सब फ्रीडम्स हैं जो आर्टिकल 19 में लिखी गई है, ठीक है? जो फंडामेंटल फ्रीडम्स है आपकी, जो 6 फ्रीडम्स आर्टिकल 19 में लिखी गई है, आपको एक एक डिग्निफाइड सिटीजन के तौर पे जीने के लिए वो ज़रूरी है। अपनी सिटिज़नरी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए वो ज़रूरी है। मान लीजिए आपने अपनी सिटिज़नरी ड्यूटीज़ फुलफिल कर ली, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देखो वो जो फ्रीडम्स है आपकी आर्टिकल 19 वाली फ्रीडम, वो आपको एनेबल करती है एज़ ए सिटीजन टू डू समथिंग। बट अगर हो सकता है, देयर आर चांसेस कि सिटीजन्स कई बार इनडिसिप्लिन सोसाइटी में क्रिएट करते हैं। व्हेन यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, आपको डिसिप्लिन्ड मैनर में रहना पड़ेगा। आपको एक कोऑर्डिनेटेड तौर पे एक एक दूसरे के सपोर्ट को रिकॉग्नाइज करना होगा। अदरवाइज इफ यू कॉज डिसरप्शन इन द सोसाइटी, स्टेट हैज टू टेक एक्शन। व्हाट इफ स्टेट टेक्स डिसप्रोपोर्शनेट एक्शन? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रोपोर्शनेट, सॉरी, तो देयर इज अ there is a possibility कि state might take disproportionate action against the citizens in order to curb the activity citizen activism को कर्ब करने के लिए देर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टेट डिसप्रोपोर्शनेटली कोई पर्टिकुलर एक्शन उन पे ले ले, ताकि उनकी फ्रीडम कर्ब हो सके और स्टेट अपने आप को सिटीजन से मजबूत इस्टेब्लिश कर पाए। ऐसे में उनका जो राइट टू लाइफ है, right to life as a dignified citizen as well as a dignified person, वो थ्रेट में आ जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए सिर्फ सिटीजन के तौर पे एक सिटीजनरी ड्यूटीज को फुलफिल करना ही वो आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक फुलफिल्ड लाइफ नहीं देगा। आपको प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए अगेंस्ट आर्बिट्ररी और डिसप्रोपोर्शनेट एक्शन ऑफ द स्टेट इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन। वो सब प्रोटेक्शन आपको दी गई है आर्टिकल 20, 21 और 22 में।
21 ए भी इसी का एक हिस्सा है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो हमें कंफ्यूजन होती है वो होती है 20 और 22 में, कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ है ना? आदमी इसी बात में कंफ्यूज हो जाता है कि अरेस्ट और डिटेंशन 20 में है या 22 में है ना? या फिर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस की प्रोटेक्शन 20 में है या 22 में है। ये एक बड़ा कंफ्यूजन का हमेशा हमारे लिए कारण रहता है। सॉरी, ये स्क्रीन इधर उधर नाच रही है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं अभी ये यहाँ पे, ओके, डन, राइट। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है, एक ट्रिक है, इलॉजिकल है, आई नो इलॉजिकल है, लेकिन इसे आप अपने दिमाग में थोड़ा बैठा सकते हैं अगर आपको भी ये दिक्कत हो रही है कि पहले कौन आएगा, 20 में कौन आएगा और 22 में कौन आएगा। जब भी आपको किसी को अरेस्ट करना है, अपने दिमाग को ये बताइए, जब भी आपको एज अ सिविलाइज्ड पुलिस ऑफिसर अगर किसी को आपको अरेस्ट करना है ना, जेल के अंदर डालना है, ऐसे सोचो, तो उसका पहले कन्विक्शन एस्टेब्लिश होना जरूरी है। उसकी सजा उसको पहले देने से पहले उसका कन्विक्शन एस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो कि ये जो है कन्विक्टेड है इस पर्टिकुलर ऑफेंस में, उसकी इसे हम हिंदी में कहेंगे कि उसकी जो राइट, जो, अरे क्या कहेंगे कन्विक्शन को, राइट। तो जो उसने कोई ऑफेंस किया हुआ है उस ऑफेंस को प्रूव करना जरूरी है, इन सिंपल टर्म्स, राइट, बिफोर पुटिंग दैट पर्सन बिहाइंड द बार्स। बस इसी चीज को याद रखो कि पहले 20 क्या करेगा, 20 कन्विक्ट करेगा, मतलब 20 आर्टिकल 20 कन्विक्शन के अगेंस्ट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रोटेक्शन देगा। आर्टिकल 22 अरेस्ट और डिटेंशन से डील करेगा। समझ रहे हो? अब आप नहीं बोलेंगे, ठीक है, अब ये सीक्वेंस आप नहीं बोलेंगे। अब आर्टिकल 20 क्या कह रहा है कि जब भी आपको कहीं पे कन्विक्ट प्रूव किया जाना है किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, मान लीजिए आपने कोई ऑफेंस कमिट किया, उस ऑफेंस के लिए अगर आपको कन्विक्ट प्रूव किया जाना है, कन्विक्शन के बाद आपकी सजा आपको मिलती है, समझ रहे हो, कन्विक्शन के बाद ही आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर आपको कहीं किसी पर्टिकुलर काम के लिए कन्विक्ट किया जाना है तो आपके पास 3 राइट्स होंगे जिसे स्टेट वायलेट नहीं कर सकता है। पहली बात, नो पर्सन, इस चीज को मार्क करो, आर्टिकल 19 वॉज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स, आर्टिकल 20 is available to the citizens as well as non-citizens, it is available to the persons as well, person includes citizens plus non-citizens, राइट। नॉन सिटीजन्स में आपके कॉर्पोरेशन भी आ रही है, एनजीओ भी आ रही है और अदर लोग भी आ रहे हैं, आउटसाइडर्स भी आ रहे हैं। सो कोई भी पर्सन shall be, right, no person shall be convicted of any offense except for violation of law in force at the time of commission of the act। जब आपने कोई पर्टिकुलर काम किया, मान लीजिए आपने आज मर्डर किया, लेकिन आज के कानून में मर्डर को सजा का प्रावधान था ही नहीं, आपने मर्डर आज किया और कल पार्लियामेंट कानून बना देती है कि मर्डर में आपको मिलेगा लाइफ सेंटेंस, सेंटेंस ऑफ डेथ, मान लीजिए डेथ पेनल्टी आपको जो है, लेकिन वो कल के कानून में आया, आज के कानून में तो था ही नहीं। तो जब आपने ऑफेंस कमिट किया उस वक्त वो रूल था ही नहीं, इट मीन्स उस वक्त आप क्रिमिनल नहीं थे, उस वक्त आपने रूल को या लॉ को वायलेट नहीं किया है। जब आपने लॉ को वायलेट किया ही नहीं है तो आपको सजा क्यों मिलेगी? सो ऐसे, इसी को हम कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो कोई भी भारत में किसी भी स्पेशली क्रिमिनल लॉ को का एक्स पोस्ट फैक्टो इम्प्लीमेंटेशन, या फिर इसे हम कहेंगे, राइट, इसे हम कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किसी भी क्रिमिनल लॉ का नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो आपका क्लॉज है ये सिविल लॉ पे लागू नहीं होता है। सिविल लॉ माने जैसे आपके टैक्स डिस्प्यूट वगैरह हो गए, फॉर एग्जांपल इंडिया में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के लिए एक लॉ लाया था, ठीक है, यूपीए गवर्नमेंट ने लाया था, और जिसकी वजह से जो केन एनर्जी डिस्प्यूट है जिसमें इंडिया को $1 बिलियन देना पड़ा केन एनर्जी को, ठीक है, वो जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर ने हमारे अगेंस्ट रूलिंग दी। तो इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन माने लॉ आज आया, अप्लाई वो 6 साल पहले से हुआ, समझ रहे हो? तो ये सिविल लॉ तो ऐसे हो सकते हैं, जमीनी मामलों से रिलेटेड, आपके परिवारी, है ना, परिवार के मामले से रिलेटेड, सक्सेशन के मामले से रिलेटेड, या फिर आपके किसी भी
पर्टिकुलर टैक्स मामले से रिलेटेड, इससे रिलेटेड ये जो सिविल लॉज है, सिविल लॉज रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, क्रिमिनल लॉ नहीं हो सकते। व्हाई? बिकॉज आर्टिकल 20 इज प्रोहिबिटिंग इट, charged as offense and not to be subjected to penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। ये वही बात। एक बात यहाँ पे और, ठीक है, और आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन इस क्लॉज से क्या बनेगा अगर उसे बनाना होगा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो यहाँ ऐसे बनाएगा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन while civil laws can be implemented retrospectively, criminal laws cannot be। लॉजिकली और लीगली ये बात सही है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात मेंशन नहीं की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं लिखी गई है कि क्रिमिनल लॉज को आप रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं करोगे लेकिन सिविल लॉ को कर दोगे। नो, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, समझ रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि दिस इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्लॉज इसका कह रहा है कि कोई भी पर्सन शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस। समझ रहे हो कि एक ही आदमी को एक ही ऑफेंस के लिए दो से, है ना, मान लीजिए आपने पब्लिक प्लेस में बीड़ी पी ली, तो उसके लिए दो बार आपका चालान नहीं काटा जा सकता एक ही दिन में एक ही बीड़ी पीने के लिए। ये मैंने मजाक कर दिया आपको, ठीक है, ये सही यहाँ पे एग्जांपल फिट नहीं बैठता है। अगेन ये चीज भी, ये जो ये जो क्लॉज है, याद रखना है, ये सिविल ऑफेंस एज वेल एज क्रिमिनल ऑफेंस पे लागू होता है। मतलब मान लीजिए आपने अगर कोई टैक्स चोरी करी, राइट, वो एक सिविल ऑफेंस हुआ, या आपने टैक्स नहीं भरा, वो सिविल ऑफेंस हुआ। तो एक बार टैक्स ना भरने के लिए आपको एक ही बार पनिश किया जा सकता है। मान लीजिए आपने मर्डर किया, एक बार मर्डर किया, तो एक बार मर्डर करने के लिए आपको एक ही बार पनिश किया जा सकता है, दो बार नहीं किया जा सकता। सिविल एज वेल एज क्रिमिनल ऑफेंस में ये लागू होता है। लेकिन ये चीज सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन पे लागू होती है, कन्विक्शन और पनिशमेंट पे लागू होती है ये चीज, है ना। ये जो क्लॉज है, ये उस कन्विक्शन को इस्टेब्लिश करने के प्रोसेस पे लागू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इंटेरोगेशन करनी है, मान लीजिए ईडी आपके घर में आ रही है एक ही केस से रिलेटेड, बार बार आ रही है, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ईडी भाई साहब एक ही केस से रिलेटेड बार बार आ रही है। नो, वो तो जांच कर रही है, वो इंटेरोगेशन कर रही है, तो उस पर यह क्लॉज लागू नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा, कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन shall be accused of any offense, है ना, नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be witness against himself। आपको अपने ही खिलाफ बयान देने के लिए विटनेस बनने का, ठीक है, डायरेक्शन कोई भी आपको नहीं दे सकता है। अगर पुलिस आपको कहे कि हाँ ये एक तरीके से यहाँ पे बयान लिखो, है ना, और अपने सिग्नेचर कर दो, तो वो जो है पुलिस नहीं कर सकती है, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली है। बट दिस डज नॉट मीन कि आपसे मैंडेटरी, ठीक है, जो मैंडेटरी प्रूफ है या फिर मैंडेटरी एविडेंसेस है वो डिमांड नहीं किए जा सकते। इट डजंट मीन दैट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जांच एजेंसियां हैं, अगर उन्हें चाहिए कि आपसे आपके इनकम के मैंडेटरी एविडेंस वो आपसे मांगे, है ना, कि ये आपका पर्टिकुलर इनकम सोर्स है, हमने आपके पैन कार्ड के थ्रू ये इनकम डिटेक्ट करी हुई है, हमें एविडेंस बताओ कि ये लीगल है, तो वहां ये प्रोटेक्शन लागू नहीं होगी। मान लीजिए आपसे अगर मैंडेटरी एविडेंस मांग लिए, मान लीजिए आपसे आपके ब्लड सैंपल मांग लिए, मान लीजिए आपके, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीजें, राइट, मान लीजिए आपके स्पेसिमेंस, ठीक है, बॉडी के, ठीक है, जो डिफरेंट आपके, फॉर एग्जांपल आपके बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, अगर वो चीजें मांग ली तो वो इस दायरे में नहीं आती है, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक और बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, फॉर एग्जांपल कई चीजें होती है, जैसे देयर इज अ लाई डिटेक्शन टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसी इसी आर्टिकल के ग्राउंड पे लाई डिटेक्शन टेस्ट को एज अ स्टैंड अलोन एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट करना, उसे मना कर दिया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक रूलिंग दी है कि जो आपकी लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है उसे हम एविडेंस के तौर पे कंसिडर नहीं कर सकते हैं, स्टैंड अलोन एविडेंस के तौर पे कंसिडर नहीं कर सकते हैं। लेकिन लाई डिटेक्शन टेस्ट जैसे किसी टेस्ट को आपके
ब्लड के स्पेसिमेन को, ठीक है, इन सारी चीजों को असिस्टिव एविडेंस के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये स्टैंड अलोन एविडेंस नहीं है, ये असिस्टिव एविडेंस के तौर पे कंसिडर किए जा सकते हैं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, राइट। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 कह रहा है कि इंडिया में पर्सन्स को, जितने भी लीगल पर्सन है, ठीक है, उनको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की फ्रीडम होगी और उनसे उनकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी छीनी नहीं जा सकती एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ पर ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें मेंशन्ड है, क्या प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मेंशन्ड है या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेंशन्ड है। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स। नंबर वन इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नंबर टू इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखो, जब आप इन दोनों चीजों को पढ़ोगे तो इस चीज पे ध्यान देना। ड्यू, ड्यू का मतलब होता है एक तरीके से जो जायज है। इट मीन्स ये जो सेकंड लाइन है ये टेस्ट कर रही है कि लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा जो प्रोसेस प्रेस्क्राइब किया गया है, क्या वो जायज है, क्या वो जस्ट है, क्या वो जस्टिस डिलीवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कहीं वो आर्बिट्रेरी तो नहीं है। समझ रहे हो? तो ये जो, वन सेकेंड, ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट है ये आपको कह रहा है कि भैया आपका जो, वन सेकेंड गाइस, सो ओके, सॉरी गाइस, राइट। सो ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इट इज बेसिकली टेस्टिंग द जस्ट फुलनेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक, कि लॉ जो, कानून जो आपको प्रोसेस प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो जायज है भी या नहीं है, कहीं वो नाजायज तो नहीं है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर किसी ने कानून बना दिया कि अगर आपने चोरी की तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, ये इतना रिजिड है। क्या एक छोटी सी चोरी के लिए, 100 रुपए की चोरी के लिए आपका हाथ काट देना, क्या ये जायज है या नहीं जायज है? समझ रहे हो? तो ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट है जो कि स्पेशली आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में मिल रहा है, दिस कॉन्सेप्ट हैज ओपन्ड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द जुडिशरी टू इंटरवीन इन द मैटर, ठीक है, कि जुडिशरी जो है वो मैटर में इंटरवीन कर सके और ये डिटरमाइन कर सके कि जो लॉ प्रोवाइड किया गया है क्या वो जस्ट है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी वो ऑर्गन है सरकार का जो लॉ की इंटरप्रिटेशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफी ब्रॉड आइडिया है, राइट। यहाँ पे प्रोसेस को चैलेंज किया जा सकता है। ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में प्रोसेस को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कानून ने अगर प्रेस्क्राइब कर दिया है कि आपने अगर चोरी की तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे तो काट दिए जाएंगे और उसको जस्ट मान दिया जाएगा, क्योंकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू अगर आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगर छीनी जा रही है तो वो जायज मानी जाएगी। ये एक लंबे टाइम तक इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का, ठीक है, एक फोकस बना रहा कि ये जो फ्रेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है क्या ये फ्रेज ही जायज है या नहीं है। देयर वाज अ केस, ए के गोपालन केस, 1950। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये पर्टिकुलर टर्म, राइट, ये पर्टिकुलर टर्म हमें अलाउ करती है कि किसी भी लॉ के द्वारा आपकी राइट टू लाइफ आपसे छीनी जा सकती है और उस लॉ को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ए के गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड व्यू प्रेजेंट किया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, कि कानून अगर प्रोवाइड कर रहा है कि आपकी राइट टू लाइफ आपसे छीनी जा सकती है तो वो कर रहा है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि अगर आप कानून का प्रोसीजर फॉलो करके, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कानून जायज है या नहीं जायज है, अगर आप कानून का प्रोसीजर फॉलो करके किसी के राइट टू लाइफ ले रहे हैं, उससे छीना जा रहा है, तो वो जायज माना जाएगा, वो लीगल माना जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड नहीं होगा।
इट मीन्स कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है एज पर ए के गोपालन केस, ये जो रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एग्जीक्यूटिव पे लागू होती है, लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शन ये नहीं है। समझ रहे हो? इट मीन्स लेजिस्लेचर कोई भी कानून बना करके आपका राइट टू लाइफ ले सकता है, वो कानून कोई भी ऐसा बना सकता है कि आपके राइट टू लाइफ को किसी तरीके से वो रिस्ट्रिक्ट कर पाए, रिस्ट्रेन कर पाए, बट एग्जीक्यूटिव जब तक ऐसा कानून नहीं बना है तब तक ऐसा कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि राइट टू लाइफ सिर्फ और सिर्फ कानून के प्रोसेस के थ्रू ही छीनी जा सकती है। ये बात ए के गोपालन केस में बोली गई। लेकिन देन कम्स योर ठीक है फेमस मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपनी ऑब्जर्वेशन दी, वो ये कि राइट टू लाइफ डज नॉट मीन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, कि आप एक जानवर के तौर पे जिंदा हो सिर्फ इसका मतलब राइट टू लाइफ नहीं है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। अगर आप अपनी राइट टू लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो एक इंसान की तरह, ठीक है, उस क्वालिटी की राइट टू लाइफ आपको मिलनी चाहिए। अब इसी ग्राउंड पे मेनका गांधी केस को ही ग्राउंड बना करके सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कई राइट्स आपके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट की वेरियस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग राइट टू रेपुटेशन आ रहा है, राइट टू डिग्निटी आ रहा है, राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ चॉइस। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट, क्योंकि रिसेंट एक जजमेंट आई है इस पे, पर्सन ऑफ चॉइस। दिस डज नॉट मीन दैट राइट टू मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट। Right to marry a person of choice is a fundamental right. Right to marriage is not a fundamental right. Here यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चॉइस की, कि आपको अगर शादी करनी है, शादी करनी है, ये आपका मन है, पर अपने मन के मन मर्जी वाले किसी हस्बैंड या वाइफ से आपकी शादी करनी है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। बट आपकी शादी हो और वो रिकॉग्नाइज हो जाए, वो रजिस्टर हो जाए, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली देयर वाज ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द मैटर, सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत रीसेंट जजमेंट है। इनफैक्ट जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़ जी, ठीक है, उन्होंने तो इसमें फेवरेबल अपनी डिसीजन दी। 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी और 3:2 की मेजोरिटी से ये डिसाइड किया गया कि राइट टू मैरिज इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। राइट, 2 जजेस ने कहा कि इट शुड बी अ फंडामेंटल राइट, 3 जजेस ने कहा इट शुड नॉट बी अ फंडामेंटल राइट। राइट, मेन इशू ये अगेन वही था कि जो होमोसेक्सुअल कपल्स हैं, ठीक है, ये होमोसेक्सुअल कपल्स अगर शादी करते हैं तो क्या इसे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो क्योंकि इसकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है और मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो इंडिविजुअल एक सोशल इंस्टीट्यूशन में अपनी मर्जी से, ठीक है, उस सोशल इंस्टीट्यूशन को डिसरप्ट करके उसकी मेंबरशिप क्लेम नहीं कर सकता है। दिस इज द प्राइमरी आर्गुमेंट जो कि कुछ एक लॉयर्स, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिए थे, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द सोसाइटी, सम एनजीओज एंड ऑल्सो ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये उनका प्राइमरी आर्गुमेंट था और यही सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेल भी किया। तो अगर अभी आपको, मुझे याद है PYQ में उन्होंने अराउंड 2017 के आसपास उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट है अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 21 उस वक्त उसका आंसर था, अब नहीं होगा। राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि यहाँ चॉइस का एलिमेंट इन्वॉल्व है, यहाँ आपकी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का एलिमेंट इन्वॉल्व है। बट राइट टू मैरी एंड गेट दैट मैरिज रजिस्टर्ड, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। दोनों चीजें अलग बातें हैं, राइट। देन कई और चीजें हैं इसमें, राइट, फॉर एग्जांपल राइट टू ट्रेवल आउटसाइड इंडिया, ठीक है, एंड देन
फिर से वापस इंडिया में राइट, फंडामेंटल राइट टू मूव आउटसाइड इंडिया एंड कम बैक टू द कंट्री, ये आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का पार्ट नहीं है, ये आपके आर्टिकल 19 का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 19 कह रहा है कि इंडिया के अंदर ही अगर आपको मूव करना है तो आपको उसकी फ्रीडम होगी, दो उसमें रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमने कौन कौन सी वो दो रिस्ट्रिक्शंस देखी। आर्टिकल 19 कह रहा है कि आपकी फ्रीडम होगी इंडिया के अंदर मूव करने की, इंडिया के बाहर मूव करने और फिर इंडिया वापस आने की फ्रीडम आपको आर्टिकल 21 के अंडर मिली हुई है, right? So this, right, there are so many uh, other things that have been recognized by the Supreme Court, Honorable Supreme Court, under this Article 21. इसमें कई और चीजें भी है, फॉर एग्जांपल इसी में आपके राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी है, राइट अगेंस्ट पॉल्यूशन भी है, ठीक है, क्लीन एयर, राइट, पॉल्यूशन के अगेंस्ट, राइट, राइट अगेंस्ट नॉइस पॉल्यूशन भी है, ठीक है। अब नॉइस पॉल्यूशन का इसीलिए ये केस है क्योंकि रिसेंटली 1-2 साल पहले सोनू निगम जी ने भी, ठीक है, कोर्ट में एक केस कर दिया था, ठीक है, अजान वगैरह का कुछ मामला हुआ था। तो ये सब चीजें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज की है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, इवन योर राइट टू स्लीप इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, राइट टू स्लीप को ही रिकॉग्नाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि आप लाउड स्पीकर 10 PM के बाद नहीं लगा सकते हैं इंडिया में, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन्ड है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये मामला पूरा मेंशन्ड है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, राइट, ये चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसको एक तरीके से नलीफाई करके इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट मेनका गांधी केस के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दिया कि नाउ सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड दैट वेदर द लॉ that is restricting your right to life, whether that law is legal or not, whether that law is just or not, whether that law is fair or not, right, this is the concept. Then comes your right to education. This right to education was introduced to the constitution under right, under 86th constitution amendment act, right. अब इस 86th constitution amendment act के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 1993 में अपनी एक जजमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा, इससे पहले 1992 में एक जजमेंट दी, उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट है इंडिया में राइट टू एजुकेशन, जितनी भी आपको एजुकेशन लेनी है वो फंडामेंटल राइट है। स्टेट ने इसे फिर से चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, बोला कि रिव्यू करो अपनी जजमेंट को क्योंकि आप ये फंडामेंटल राइट बना रहे हो, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हाई एंड एजुकेशन की, मान लो अब इसकी इंटरप्रिटेशन तो ये हो जाएगी कि कोई भी अगर चाहे वो PhD कर सकता है, समझ रहे हो बात को, कोई भी चाहे वो बोलेगा स्टेट पे क्लेम करेगा कि हमारा राइट टू एजुकेशन है और स्टेट का ड्यूटी है ये प्रोटेक्ट करना कि हमसे PhD करवाओ आप, समझ रहे हो। तो ऐसे ही ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट ने ये इसी सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन चैलेंज हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड कि 14 साल के एज के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये जो है ये एक प्रोविजन होना चाहिए, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और ये दिस इज अ फंडामेंटल राइट। आफ्टर दैट 14 साल के बाद बच्चा क्या करता है, इट डिपेंड्स ऑन हिज कॉग्निटिव एबिलिटी एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंटल मैट्रिक्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, डेवलपमेंटल मैट्रिक्स ऑफ द कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट कंट्री में कैसी हो रही है, तब तक के लिए ये फंडामेंटल राइट है 14 साल की एज तक। इसी चीज को बाद में इम्प्लीमेंट किया गया 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन में इसे ऐड किया गया है, समझ रहे हो, 2002 में। और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर रिप्रेजेंट राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट, जो 2009 में आया उसे बाद में इसमें लाया गया है और उसके थ्रू इसे इम्प्लीमेंट करने की इसमें कोशिश की गई है। अब ये 86 अमेंडमेंट एक्ट से ना सिर्फ आपके आर्टिकल 21A को इसमें ऐड किया गया बल्कि आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर भी चेंज कर दिया गया। इससे पहले आर्टिकल 21A नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 45 जो कि एक DPSP है और नॉन एनफोर्सेबल एंटिटी है, जिसे जिसे ठीक है, नॉन एनफोर्सेबल एंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे नहीं मालूम है कि ये क्या चीजें होती है, DPSP अभी हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 45 इससे पहले कहता था कि भारत में जो, ठीक है, जो चिल्ड्रन है 18 साल तक के, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना ये स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए। अब क्योंकि ऑलरेडी 14 साल के बच्चों, सॉरी हाँ ये 14 साल का था, तो अब क्योंकि 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना ये
फंडामेंटल राइट में ऑलरेडी ऐड हो चुका था, 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये फंडामेंटल राइट में ऑलरेडी ऐड हो चुका था। तो अब इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज करके ये लिखा गया कि जो कंपलसरी केयर है, ठीक है, जो अर्ली केयर है, चाइल्डहुड केयर है, बिटवीन 0 से 6 साल के बच्चे, वो प्रोवाइड करवाना स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए, स्टेट का ऑब्लिगेशन होना चाहिए, स्टेट की प्रैक्टिस में होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये एज यहाँ से चेंज की गई। 0 से 6 साल के बच्चों को कौन डील कर रहा है? आर्टिकल 45, जो कि नॉन एनफोर्सेबल है। बट 6 से 14 साल के बच्चों को कौन डील कर रहा है? आर्टिकल 21, जो कि एनफोर्सेबल है, जो कि जस्टिशिएबल है। राइट। फिर यही चीज इसी 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 51A में भी एक नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनका जो है काम होगा, ये उनका एक दायित्व होगा, ड्यूटी होगी कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। राइट। सो दिस इज अबाउट योर राइट टू एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अपने लास्ट आर्टिकल में, आज के आर्टिकल में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। मुझे ये सारी चीजें साफ कर लेने दो, बहुत गंदगी होगी इधर। 1 सेकंड गाइस, सॉरी। Oh, it takes a lot of time. Uh, ओके, लेट अस कंटिन्यू, रहने देते हैं इन चीजों को। ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये चीज ध्यान में रखना है। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो अरेस्ट है और डिटेंशन है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ रहे हो बात को? अरेस्ट में ना, मान लीजिए अरेस्ट जो एक चीज है, ये इट मीन्स कि कोई पुलिस पर्सनल आपको किसी भी राइट किसी भी ऑफेंस में कहीं पे अरेस्ट कर सकता है फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन। है ना? आपको थाने ले जाया जा सकता है, उस चीज के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। इट इज, है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, छोटी ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, लंबी ड्यूरेशन के लिए हो सकता है। डिटेंशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। डिटेंशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज योर प्रिवेंटिव डिटेंशन, सेकेंड इज योर प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन मीन्स कि अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, उसके बाद आपको सजा देनी है, लेकिन चांसेस है कि आप वहां से भाग जाएं और आप सजा के, ठीक है, भागी ना बन पाए। फॉर एग्जांपल जैसे नीरव मोदी हो गए हैं आप, वो भाग जाएगा, तो उसने ऑफेंस तो कमिट कर दिया है, अथॉरिटीज को पता है इसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, चोरी की हुई है इतने इतने हजार करोड़ की, तो वहां पे आपको सजा भी दे दी गई है, ऑफेंस आपका एस्टेब्लिश हो चुका है, बट चांसेस है कि आप वहां से भाग जाएं, कंट्री छोड़ के भाग जाएं। तो प्यूनिटिव डिटेंशन में आपको डिटेन किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग ए पनिशमेंट। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको डिटेन किया जाएगा, ठीक है, कहीं पे रोका जाएगा, बंधक बनाया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम डूइंग सर्टेन, फ्रॉम कमिटिंग सर्टेन पॉसिबल ऑफेंस। भैया हो सकता है ये कोई पॉसिबल अपराध कर दे, हो सकता है ये टेररिस्ट एक्टिविटी में लग जाए, हो सकता है। सो इवन द assumption, ठीक है, even the qualified assumption of someone committing certain offense can be a ground to detain you for the purpose of preventive detention। राइट, तो ये बात आपको पहली ध्यान में रखनी है। अरेस्ट और डिटेंशन के लिए आर्टिकल 22 में दो तरीके के प्रोविजन है। एक डील करता है आपके कॉमन लॉ से रिलेटेड, ठीक है, सीआरपीसी हो गया, ठीक है, या फिर आपके, ठीक है, जो नॉर्मल लॉज हैं, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, कॉमन लॉज। राइट। एक हो गया आपका स्पेशल प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। दोनों से, ठीक है, अलग अलग डील करता है आपका आर्टिकल 22।
हाँ, एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे आर्टिकल 21 की जब हम बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यहाँ एक और क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया में देयर इज अनदर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू स्टेट्यूटरी बेल। ये भी आपके आर्टिकल 21 के अंडर आता है। ये स्टेट्यूटरी बेल क्या है? देयर इज अ सेक्शन इन सीआरपीसी, सेक्शन 137B। अब क्योंकि सीआरपीसी चेंज हो गई है, कोड चेंज हो गया है, आई डोंट नो कि जो अब न्यू जो अपना ठीक है, जो न्याय संहिता है उसमें कौन से सेक्शन में ये मामला होगा स्टेट्यूटरी बेल का। बट स्टेट्यूटरी बेल इज अ फंडामेंटल राइट। व्हाट डज दिस मीन? स्टेट्यूटरी बेल मीन्स कि इफ पुलिस fails to establish your conviction or the state fails to establish your conviction इन अ सर्टेन ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डिटेन किया गया है ना, और उसके अंडर आपको जनरली 180 दिन के लिए डिटेन किया जा सकता है। अगर उस 180 दिन के अंदर आपकी कन्विक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है, तो आप एलिजिबल बन जाते हैं एक स्टेट्यूटरी बेल के लिए। दिस इज अ कंपल्सरी बेल, वो देनी ही पड़ती है फिर, ठीक है, स्टेट को, अगर वो इस्टेब्लिश ना कर पाए आपका कन्विक्शन विद इन सच, ठीक है, विद इन दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन जो कि प्रेस्क्राइब की गई है रेलिवेंट लॉ में। सो स्टेट्यूटरी बेल इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया अंडर आर्टिकल 21A, अंडर आर्टिकल 21, राइट। अब आते हैं आप अपने प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन में फिर से। इंडिया में नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। तो इसके तहत आपको कुछ राइट्स मिल रहे हैं। जो जनरल लॉज है, उन जनरल लॉज के अंडर अगर आप अरेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, सीआरपीसी हो गया, आईपीसी वगैरह हो गया, अगर उसके अंडर आप अरेस्ट हो रहे हैं तो आपको कस्टडी में विदाउट इन्फॉर्मिंग यू द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, आपको कस्टडी में नहीं लिया जा सकता। तो कौन ग्राउंड पे आप अरेस्ट हो रहे हैं ये आपको बताया जाना पड़ेगा। अथॉरिटीज आपको ये बताएगी, जबरदस्ती उन्हें बताना पड़ेगा, ठीक है, एज सुन एज मे बी, राइट। द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट शुड बी कन्वेड टू यू, राइट। और आपके पास राइट होना चाहिए टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ योर चॉइस। तो लॉयर लेने का भी आपके पास हक होना चाहिए, ये आर्टिकल 22 कह रहा है। ये जनरल लॉ के रिगार्डिंग है, समझ रहे हो। दूसरा कि एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours। अगर आप अरेस्ट या डिटेन हुए हैं तो पुलिस थाने में आपको रखा नहीं जा सकता है कंटिन्यूसली बड़े लंबे टाइम तक, नो। 24 घंटे के अंदर आपको जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है उसके सामने आपको पेश किया जाना चाहिए। बट इसमें जो टाइम है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो टाइम है 24 घंटे का, ये जो इंटरवल है, इससे एक्सक्लूड किया जाएगा जर्नी का टाइम। मान लीजिए आपको, ठीक है, मान लो आपको, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अरेस्ट है, मान लो आपको दिल्ली से अरेस्ट किया गया किसी एक पर्टिकुलर पुलिस के द्वारा, ट्रायल आपका होना है, ठीक है, मान लो ठीक है, ट्रायल आपका होना है मुंबई में, तो ट्रेवलिंग का टाइम भी तो होना है, समझ रहे हो। वैसे तो वहीं जो नियरेस्ट आपका मजिस्ट्रेट है उसी के सामने आप प्रेजेंट होने चाहिए, बट मैं ये एक तरीके से एजम्पशन बेस्ड आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगेन बहुत ऑड एग्जांपल है, एकदम से दिमाग में यही आ रहा है। तो बीच में ट्रेवलिंग का टाइम भी तो होगा, तो ट्रेवलिंग का जो लेजिटिमेट टाइम है, राइट, जो जस्टिफाइबल टाइम है, उसे एक्सक्लूड करके ये 24 घंटे कैलकुलेट होंगे, समझ रहे हो। तो द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड द कस्टडी बियॉन्ड द सेड पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो 24 घंटे के बियॉन्ड किसी भी पर्सन को मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर के बिना आप डिटेन नहीं कर सकते, ये बात भी आर्टिकल 22 में लिखी गई है। ये जो आर्टिकल 22 के द्वारा दी गई प्रोटेक्शन है, ये किसी भी एनिमी एलियन पे लागू नहीं होंगे। अगर कंट्री ने, अगर इंडिया ने किसी किसी पर्टिकुलर स्टेट को एनिमी स्टेट घोषित कर रखा है, जिसके अगेंस्ट हम एक, ठीक है, एक वॉर में कहीं पे डिक्लेयर्ड वॉर में है, तो वहां का अगर सिटीजन अरेस्ट हुआ है तो उस पे ये लागू नहीं होगी ये प्रोटेक्शन। टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड बाय एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन,
अगर आप किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन, स्पेसिफिक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, फॉर एग्जांपल पोटा, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट, ठीक है, इस तरीके के है ना, टाडा हो गया, टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, ठीक है, इस तरीके के ये जो एक्ट हैं, अगर इसके अंडर आपको अरेस्ट किया गया है, तो उस अरेस्ट पे, क्योंकि इन लॉज में स्पेसिफिक प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं कि ठीक है 180 दिन तक आप बिना चार्जशीट दायर किए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट प्रोविजन है अरेस्ट के, तो वहां पे ये लिबर्टी लागू नहीं होगी आपकी, ये ऊपर वाले प्रोविजन वहां पे भी लागू नहीं होंगे, वहां पे भी लागू नहीं होंगे जहां आपका जो अरेस्ट है सिविल नेचर का हो, वहां पे भी ये लागू नहीं होंगे जहां पर आपका जो अरेस्ट है या फिर जो आपकी डिटेंशन है वो कोर्ट के ऑर्डर के बाद आई हो, समझ रहे हो, जहाँ कोर्ट के ऑर्डर से आपका अरेस्ट हुआ हो, जहाँ सिविल अरेस्ट हुआ हो, समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल ईडी अगर आपसे पूछताछ कर रही है तो हो सकता है 2 दिन तक चले, 3 दिन तक चले, कहीं अगर मान लो ईडी को किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर के घर में अगर रेड डालनी पड़े तो कई बार रेड 3-4 दिन भी चलती है, वहां आप ये क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो एक सिविल मामला है, वो क्रिमिनल मामला नहीं है, ठीक है, वो रेवेन्यू वगैरह से रिलेटेड है और कैलकुलेशन चीजों से रिलेटेड है, समझ रहे हो बात को, सो इन सब चीजों पे ये ऊपर वाली प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो है ये लागू नहीं होती है, ये ऊपर वाली प्रोटेक्शन लागू नहीं होती है। नेक्स्ट, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन shall authorize the detention of a person for longer period than 3 months unless, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन का स्पेसिफिक लॉ भी बनाना है तो उसकी भी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 3 मंथ होनी चाहिए, नेचुरली नेचुरली, ठीक है, कोई भी लॉ है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अगर कोई प्रोविजन रख रहा है, इसीलिए देखो जो नॉर्मल लॉ है हमारा सीआरपीसी है, ठीक है, इवन आईपीसी है, वहां पे डिटेंशन का पीरियड, मैक्सिमम डिटेंशन का पीरियड है प्रिवेंटिव डिटेंशन का 90 डेज, लेकिन कुछ एक अदर लॉज है, फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें 180 डेज तक बिना चार्जशीट के दायर किए आपको जो है डिटेन किया जा सकता है, राइट, तो इस तरीके के, जैसे जो टाडा एक्ट था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट, अब तो उसे रिपील कर दिया गया, तो टाडा में सबसे ज्यादा पीरियड 12 महीने तक, 12 मंथ्स तक आपको जो है बिना चार्जशीट दायर किए ये रखा जा सकता था प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर, और ये 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता था, ये अब क्योंकि ये टाडा 1995 के आसपास ही बना था, राइट, जितना मुझे याद है 19 नहीं, ये ये 1984-85 के आसपास बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ये पंजाब का क्राइसिस हुआ था, समझ रहे हो, तो ये जो है इतना इतने स्ट्रिंजेंट कई लॉज हैं, ये स्पेसिफिक लॉज हैं, बट other than preventive detention law, no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for longer period of time than 3 months unless the advisory board consisting of person, अनलेस द एडवाइजरी बोर्ड, ये डिफरेंट डिफरेंट लॉज में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एनएसए में डिफरेंट, ठीक है, टाटा में डिफरेंट, सीआरपीसी में डिफरेंट, तो एडवाइजरी बोर्ड एक बनता है कहीं पे भी अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक्सटेंड करना है बियॉन्ड 90 डेज, तो एडवाइजरी बोर्ड की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसमें नॉर्मली वो लोग होंगे जो कि क्वालिफाइड हो चुके हैं या फिर अपॉइंटेड है टू बिकम द जज ऑफ हाई कोर्ट, जो कम से कम जज ऑफ हाई कोर्ट कभी रहे होंगे, उनकी एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, वो एडवाइजरी बोर्ड ही एडवाइज करेगा कि इसको जो है क्या डिटेन फर्दर किया जाए या नहीं किया जाए, तो हाई कोर्ट की परमिशन से डिटेन नहीं होगा, डिटेंशन एक्सटेंड नहीं होगी, नो, एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन से जो है, इनकी रिकमेंडेशन से आपकी डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है, अदरवाइज आपको मैक्सिमम जनरल लॉ के थ्रू, अदरवाइज मैक्सिमम आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक डिटेन किया जा सकता है, दिस इज द प्रोविजन, राइट। नेक्स्ट, कि नो लॉ, राइट, ओके, 1 सेकेंड, हाँ, एक बात और, इस चीज को जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट ने, ये जो नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, इस चीज को 44th अमेंडमेंट एक्ट ने अमेंड करके 3 महीने से 2 महीने कर दिया था, लेकिन ये अब तक लागू नहीं हुआ है, अभी भी इंडिया में 3 महीने फॉलो किया जाता है, समझ रहे हो बात को, सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा बात, कि provided that nothing in sub clause shall authorize the detention of any person beyond maximum period
prescribed by any law made by parliament, सब clause B of 7, कि ये जो ऊपर वाला क्लॉज था 3 महीने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लागू होता है, सीआरपीसी आईपीसी वगैरह पे। बट देयर कैन बी, ठीक है, certain laws prescribed by the parliament, formed by the parliament, कुछ एक ऐसे लॉज हो सकते हैं जो 3 महीने से ज्यादा एक्सटेंशन पीरियड, ठीक है, जो 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन का पीरियड आपको देते हो, ठीक है, जहाँ पे ये प्रोविजन है कि इवन बियॉन्ड 3 मंथ्स भी आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकते हैं। सच पर्सन इज डिटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, सब क्लॉजेज ए टू बी, ठीक है। वो क्या क्या है कि व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर, ठीक है, शेल एज सुन एज पॉसिबल कम्युनिकेट टू सच पर्सन द ग्राउंड्स, कि आपको जो है ग्राउंड बताए जाने चाहिए कि कौन से ग्राउंड पे आपको डिटेन किया गया है, एज सुन एज पॉसिबल। ये नहीं है कि 24 घंटे के अंदर, एज सुन एज पॉसिबल, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर, राइट। एंड नथिंग इन क्लॉज 5 शैल रिक्वायर द अथॉरिटी मेकिंग सच ऑर्डर as is referred to in clause to disclose facts which such authority considered to be against public interest to disclose, कि ऐसा जरूर हो सकता है कि मान लीजिए किसी को प्रिवेंटिवली डिटेन किया है, ये तो जरूर है कि आपको ग्राउंड ऑफ डिटेंशन उन्हें कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, बट अगर वो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन कम्युनिकेट करके किसी तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट हार्म होता है, तो अथॉरिटी उन ग्राउंड्स को, ठीक है, डिस्क्लोज करने से बच भी सकती है। जरूरी नहीं है वो ग्राउंड्स डिस्क्लोज करना इफ सच अ डिस्क्लोजर गोज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। ये बात भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन में फिर ये लिखी गई है ये बात, ये एक ऐसी चीज है जो कि आर्बिट्रेरी लॉज फॉर्म करने के लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर्बिट्रेरीली फॉर्म करने के लिए एक बड़ी विंडो ओपन करता है। वो ये है कि द सर्कमस्टांसेज अंडर विच, ठीक है, पार्लियामेंट जो है कुछ एक ऐसे लॉ प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें कि कुछ एक क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस वो मेंशन करें कि इन क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस में इवन बियॉन्ड 3 मंथ्स भी है आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हो। तो पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकती है, बनाए हुए हैं बहुत सारे, है ना। तो विदाउट द रिकमेंडेशन और ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड भी उन पर्टिकुलर केसेस में किसी एक पर्टिकुलर लॉ के अंडर, फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, एनआईए एक्ट है, ठीक है, आपके राइट, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग है, ठीक है, एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, पोटा एक्ट है, ठीक है, ये इस तरीके के जो एक्ट हैं इसमें ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं सर्टेन क्लासेस ऑफ केसेस जिसमें इवन विदाउट द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड आप 3 महीने से बियॉन्ड एक्सटेंड कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रिवेंटिव डिटेंशन। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच मे, है ना, फॉर विच एनी पर्सन मे और इन एनी क्लास और केसेस बी डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो हाँ वो एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम पीरियड को। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी अंडर सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 4, ठीक है, वो अगेन वो सारी चीजें कि एडवाइजरी बोर्ड किस तरीके से इस पे एक्शन लेगा वो सेपरेट प्रोविजन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से सेपरेट। तो ये सब चीजें दी गई है आपके आर्टिकल 21 से लेकर के 22 तक। इन अ नटशेल हमने क्या पढ़ा, कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल 20 कह रहा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इम्प्लीमेंटेशन, कहाँ, क्रिमिनल लॉ में। आर्टिकल 20 कह रहा है कि, ठीक है, साथ में दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि नो डबल जियोपार्डी, ठीक है, एक ही चीज के लिए दो बार आपको पनिश नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 थर्ड बात कह रहा है आपको कि apart from this, apart from double jeopardy etc, there should be right कोई इस तरीके का आप पे सेल्फ इनक्रिमिनेशन इम्पोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अपने ही खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो ये 3 बातें आपके आर्टिकल 20 में लिखी गई है। आर्टिकल 22 में हमें मिलता है अरेस्ट और डिटेंशन के रिगार्डिंग 2 टाइप के प्रोसीजर, एक है कॉमन लॉ से रिलेटेड, एक है स्पेशल लॉ से रिलेटेड। स्पेशल जो आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं,
कॉमन लॉज में मैक्सिमम नंबर 1, अगर आपको अरेस्ट किया जाना है तो 24 घंटे के अंदर आपको प्रोड्यूस किया जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास, नंबर 1 अरेस्ट के रिगार्डिंग। कॉमन लॉ के अंडर अगर आपको डिटेन किया जाना है तो मैक्सिमम 3 महीने तक डिटेन कर सकते हैं। अगर इसके बियॉन्ड डिटेंशन एक्सटेंड करनी है तो एडवाइजरी बोर्ड, जिसके मेंबर हाई कोर्ट के जजेस या फिर क्वालिफाइड टू बी हाई कोर्ट के जजेस वो होंगे। जो स्पेशल प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है उसमें पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कितने टाइम तक विदाउट द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड आप किसी को अरेस्ट या डिटेन कर सकते हैं। दैट्स इट। ये पूरी कहानी हमने पढ़ी इतने लंबे टाइम में। आई होप ये अगेन थोड़ा लंबा हो गया ये लेक्चर, लेकिन आई होप ये जो सीरीज है ये थोड़ी बहुत वैल्यू आपके प्रिपरेशन में ऐड कर पा रही होंगी। आज थोड़ी मेरी एनर्जी डाउन है, थोड़ा अभी तबीयत ठीक नहीं है, राइट। तो बोरिंग भी हुआ होगा लेक्चर। जैसा हुआ होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टेक केयर, बाय बाय। आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।